हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है और उसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। जैसे कि हमने इसकी अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी, उसी के आधार पर जो आप देख सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर RCOH ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह है। तो इसके अलग अलग बंधों के विखंडन के आधार पर अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। जैसे हम पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे OH बंध के विखंडन के आधार पर कि जिसमें H+ निकलेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अम्लीय प्रकृति भी दर्शाएंगे। तो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। कैसे हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहली है COH के OH बंध के विखंडन के आधार पर, मतलब उसका जो OH बंध टूटेगा तो कौन सी अभिक्रियाएं होती है। दूसरा COH बंध यानी इस बंध के टूटने के आधार पर। तीसरा COH के C डबल बॉन्ड और समूह पर, यानी जो कार्बोनिल ये जो C डबल बॉन्ड और समूह है इस पर होने वाली अभिक्रियाएं। और डी नंबर पे हो जाएगा COH समूह, यानी पूरा जो COH समूह है उस पर होने वाली अभिक्रियाएं, मतलब इसकी पूरे की अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया को 4 भागों में बांट दिया है। पहला हो गया आपका OH बंध के विखंडन के आधार पर, दूसरा CO बंध के विखंडन के आधार पर, तीसरा है आपका कार्बोनिल जो ये C डबल बॉन्ड और समूह है इसके पर होने वाली अभिक्रियाएं, और अगला है पूरे COOH ग्रुप की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इस प्रकार हम वन बाय वन शुरू करते हैं। पहली जो हमारी अभिक्रिया है वो है हमारी पहली अभिक्रिया जो COH के OH बंध विखंडन के कारण होने वाली अभिक्रिया है। इसमें हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो इस बंध के विखंडन के आधार पर आप समझ सकते हैं H+ को देंगे, H+ देंगे यानी कि ये क्या दर्शाएंगे, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अतः ये सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक से अभिक्रिया करते हैं, क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि से क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों के धातु लवण बनाते हैं और H2O से अभिक्रिया। तो हम फर्स्ट देखते हैं, जब कभी RCOH जो है वो Na से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, RCOH जो है वो Na से अभिक्रिया करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सा बंध टूट रहा है, OH बंध टूट रहा है। इसका मतलब OH निकल जाएगा और यहाँ पर Na आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर RCOO और H था, ठीक है ना। तो ये OH बंध टूटा तो क्या बन गया, यहाँ पर Na आ जाएगा। ठीक है, और Na आने से क्या बन जाएगा, RCOONA। इसे हम क्या बोलेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो इसे हम बोलेंगे सॉल्ट बोलेंगे। कौन सा, सोडियम कार्बोक्सिलेट है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है सोडियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण धातु कार्बोक्सिलेट भी कहते हैं। और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, अगर RCOH की अभिक्रिया कैल्शियम धातु से करवाई जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा। तो कैल्शियम धातु से अभिक्रिया करवाने के लिए हम समझेंगे, यहाँ पर हमें दो यहाँ पर RCOH लेने पड़ेंगे, RCOOH और यहाँ पर RCOOH दो लेंगे। पिछली बार भी हमने दो ही लिए थे, तभी तो H2 निकलेगा। तो RCOH हो गया, उसकी अभिक्रिया हमने करवा दी Ca से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल गया, समझ रहे बात को। तो ये क्या बन जाएगा, RCO, और ये O सीधा जुड़ जाएगा Ca से जा करके। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा RCOO Ca, और इसको हम लिख सकते हैं RCOO और Ca। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, RCOO ट्वाइस दो है और एक Ca, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और साथ ही सेम H2 गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तीसरा हम देखते हैं NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं, तो बहुत इजी है। आप देख सकते हैं हम जिस बंध का विखंडन कर रहे हैं उसी को हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं RCO और OH, जब भी NaOH से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा बंध तोड़ना है, हमें ये वाला तोड़ना है। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपका Na और OH। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, इसका भी ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये तो बन जाएगा H2 और ये बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट RCONA। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर RCONA बन गया और H2O बन गया। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अभिक्रिया किस बंध के टूटने से हो रही है। ऐसे ही हम देख सकते हैं Na2CO3 से अभिक्रिया देख सकते हैं। तो Na2CO3 से अभिक्रिया भी हम करवा देते हैं, इसकी हम ट्वाइस ले लेंगे। हम एक के साथ करवा के देख लेते हैं, वही दो के साथ होगा। तो RCOO और यहाँ पर हमने OH ले रखा है, ये बंध टूटेगा यहाँ से, और हमने ले लिया साथ में किसको, Na2CO3 को। ठीक है, तो ये Na, एक और Na, और ये हो जाएगा आपका CO3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दो लेते हैं तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, तो ये 2H हो गया, तो ये बन गया आपका बेटा H2CO3, और ये बन जाएगा ट्वाइस RCONA, एक और दूसरा RCONA इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं RCONA मिल जाएगा और H2CO3 मिल जाएगा, प्लस H2 और प्लस CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास RCONA प्लस H2CO3 और H2O और CO2 इसलिए लिखा हो क्योंकि ये अस्थायी है, तो ये जल्दी से जो H2CO3 है ये अगर टूटेगा तो एक ऑक्सीजन लेगा और ये बन जाएगा H2O,
और ये बन जाएगा CO2। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये बनेगा बेटा ट्वाइस बनेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। ये सोडियम कार्बोनेट था, अभी सोडियम बाई कार्बोनेट से करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अब एसिड से अभिक्रिया करवा रहे हो तो 10th क्लास में भी ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होंगी कि हम देख सकते हैं सेम बनेगा, वही RCOH लेंगे हम, पर यहाँ पर हमें ट्वाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2 लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं रहेगी। RCOH ले लिया, उसके साथ हमने NaHCO3 की अभिक्रिया करवा दी, तो ये हो जाएगा आपका HCO3 और ये हो गया आपका Na। तो इस प्रकार से एक RCONA बन जाएगा और एक H2CO3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सिर्फ एक में ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये बन गया, सेम टू सेम उत्पाद बन गए, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बस यहाँ पर 1 लेना है और यहाँ पर आपको ट्वाइस लेना था। अगला हम देखते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। तो अमोनिया से कैसे होगी अभिक्रिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर RCO और OH, ठीक है, ये हो रहा है और आपने क्या लिया, NH3 लिया। तो ये NH3 जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये H प्लस है, तो ये NH4 हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा माइनस, क्योंकि NH4 प्लस हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका RCOONH4, जिसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ओके, उसके बाद हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, NH4OH से करवाएंगे, तो वही बात है, RCONH4 फिर से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये दोनों H2 बना देंगे और बचेगा क्या, RCOO, और इधर क्या बचा हुआ है, आपने NH4 लिया है तो RCO, तो ये हो गया NH4। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी। और अगली और इसमें अंतिम अभिक्रिया है जल से अभिक्रिया। तो जल से आप देख सकते हो, कोई भी अम्ल क्या करता है अपना, जल में एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी अम्ल क्या करता है, अपना प्रोटॉन देता है। तो सपोज इसको हमने जल में मिलाया, तो ये इसका प्रोटॉन है, H प्लस देगा, किसको देगा, H2 को देगा। तो ये बेटा ये मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, RCO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं, ये इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सीनियम आयन भी बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो फिनोल की तुलना में अधिक प्रबलीय यानी अधिक अम्लीय होते हैं। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया हो जाती है तथा CO2 बुलबुलों के रूप में निकलती है, जबकि फिनोल दुर्बल अम्लीय दर्शन होने के कारण NaCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनोल भी अम्लीय है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अम्लीय है। ठीक है ना, ये आपका RCOH, बट जो है RCOH ये तो CO2 को रिलीज करता है बाइकार्बोनेट के साथ में, और फिनोल नहीं करता है। उसके पीछे क्या कारण है, तो ये इनका अम्लीयता है कि ये इसके अपेक्षा में दुर्बल अम्ल है और ये इसके अपेक्षा में प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल NaCO3 RCONA H2 और CO2 निकल जाएगी, इसमें फिनोल के साथ में NaCO कराओगे तो कोई क्रिया नहीं होगी। अतः ए बिंदु की समस्त क्रियाएं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रवृत्ति को व्यक्त करती हैं। तो ये सारी अभिक्रिया थी, किसको व्यक्त करती है, अम्लीय प्रकृति, यानी कि H प्लस देने। आप देख सकते हो सब में OH बंध टूट रहा है और सब में H निकल रहा है, और H निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय प्रकृति दर्शा रहा है। ठीक है, ये बात हम समझ गए यहाँ से। अब हम देखते हैं, अब हम दूसरा बंध कौन सा तोड़ना था, हमें देखना था, हमने C और O और H, ये बंध तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ना COH बॉन्ड के टूटने पर जो अभिक्रियाएं होती है उस अभिक्रिया को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी यहाँ पर H2SO4 या P2O5 से अभिक्रिया हम करवाएंगे। H2SO4 या P2O5 से अभिक्रिया करके गर्म करने पर, तो सपोज हम यहाँ पर ये जो क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे जल को निकालने का, मतलब निर्जलीकरण करेंगे। तो अगर हम अम्ल लेते हैं, तो अम्ल कैसे लिया हमने, सपोज 2 अणु ले लिया, RCOO और ये आपका OH है और ये भी आपका RCOO और OH है। ठीक है, तो इसमें जल का अणु निकलेगा, सपोज ये H और ये OH निकल गया। अब क्या हुआ, इस O का एक बॉन्ड रह गया और इसके पास भी C से जुड़ जाएगा ये। तो सिंपल सी बात है, जब H2O निकल गया तो हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ये H यहाँ से चला गया, अब सिर्फ O बचा, O किससे जुड़ जाएगा, C से, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया आपका R। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एनहाइड्राइड बन गया। तो एनहाइड्राइड आप कैसे बनाओगे, यहाँ तो आप सांद्र H2SO4 ले सकते हो, यहाँ पे P2O5 ले सकते हो, ये दोनों ही निर्जलीकरण की अभिक्रिया करेंगे। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण कहलाती है, और एनहाइड्राइड बनता है और H2O का अणु बनता है। दूसरा हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर OH बंध टूटा ना, देखो इसमें तो H टूटा, लेकिन किसी एक में तो OH बंध टूटा है, तो उसकी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम इसी अम्ल से PCl3 की अभिक्रिया करवाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से P निकलेगा। ठीक है, तो P क्या बन जाएगा, H3 PO3 बना लेगा और ये बन जाएगा RCOCl बन जाएगा, पर 3 बनेगी। ये अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे भी इसमें पढ़े थे हमने, RX में पढ़ी थी, वैसे ही अभिक्रिया यहाँ RCOCl के साथ होगी। तो आप देख सकते हो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमें लेना पड़ेगा 3RCOCl। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, RC डबल बॉन्ड O और Cl। देखो कितने लिए हमने, 3 लिए। उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं हम,
उसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं बेटा, सॉरी सॉरी है ना, ये बनाना है हमको, तो हम क्या लेंगे 3R डबल बॉन्ड O और OH लेंगे, ठीक है। और हम कौन सा बंद तोड़ेंगे, ये वाला बंद तोड़ेंगे। अब हम देख सकते हैं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर PCl3, तो मैं PCl3 को ऐसे लिख देता हूँ Cl और ये हो गया आपका P, ठीक है, PCl3 से करवा दी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 3 ले लिया और ये भी 3 है, तो यहाँ पर H कितने 3H है, 3 और एक P है, तो H3 P और O3, ये तो बन गया आपका फॉस्फोरस एसिड यानी H3PO3 बन गया। और जब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो देख सकते हैं ये 3 है, तो एक Cl एक के साथ में, दूसरा Cl दूसरे के साथ में, तीसरा Cl तीसरे के साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमें जो है क्या बन जाएंगे, एसिड क्लोराइड मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3RCOCl। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी अभिक्रिया कि किस प्रकार से 3RCOCl बन गए। यहाँ पर आप 3 लिख देना, कहाँ पर लिखोगे 3, यहाँ पर 3 लिख देना, RCOCl बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। इसको अम्ल क्लोराइड या एल्केनोयल क्लोराइड भी कहते हैं और ये आपका फॉस्फोरस अम्ल है। उसके बाद हम देखते हैं PCl5 से अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, बटरफ्लाई रिएक्शन आपको करनी है। यहाँ पर हमने लिख दिया R, इसमें 3 लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक से ही काम हो जाएगा। ये RCOS ले लिया और PCl5 से करवा दी, ठीक है। तो PCl5 से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर OH, ये बंद भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं P, यहाँ पर हमने लिख दिया Cl, ठीक है, PCl5 है ना, PCl5 से अगर हम सॉरी यहाँ PCl5 से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाएगा POCl3। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब हमको लिखना है PCl5, तो PCl3 हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में हम यहाँ एक Cl लिख देंगे, यहाँ पर एक Cl लिख देंगे। ऐसे बटरफ्लाई रिएक्शन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। इस तरह से हम इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक तो बन गया आपका POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एक बन गया आपका HCl और एक बन गया आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट RCOCl एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा RCOCl कैसे बन गया, POCl3 कैसे बन गया और HCl कैसे बन गया। उसके बाद अगर हम इसकी डार्जन अभिक्रिया, डार्जन मतलब हम SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो सेम टू सेम वही पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाएगा O और H हो जाएगा, ठीक है। हम एल्कोहल से पढ़ा था, अभी हम किससे पढ़ रहे हैं, एसिड से पढ़ रहे हैं। दोनों में OH बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे, इसलिए हम ये बंद भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, इसलिए हम इसको इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे SO2 को, तो SO2 कैसे लिखेंगे हम, SOCl2 लिखेंगे, सॉरी। तो ये SO हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। देखो यहाँ पर ये बंद टूट रहा है तो ये बन जाएगा RCOCl, ये बन जाएगा SO2 और ये बन जाएगा HCl, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर RCOCl, SO2 और HCl। इस अभिक्रिया के दो अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं, तो ये RCOCl बनाने की भी शुद्धतम विधि है। ये RCl बनाने की या RX बनाने की भी शुद्धतम विधि है और RCO और X बनाने की भी शुद्धतम विधि है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न आपको पता ही, दोनों गैस हैं तो इनको इजीली हम सेपरेट कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया बेटा एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण क्या होता है, आप किसी भी एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हो, है ना, मैं और लिख देता हूँ तो एस्टर बनता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया एसिड ले लिया RCO और OH ले लिया, ठीक है। उसके साथ हमने अभिक्रिया करा दी किसकी, ROH की करवा दी। ये मैंने ROH उल्टा लिख दिया ROH, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या रहा, RCO, ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया O, फिर OR। आप जानते हो ये किसका फॉर्मूला है, ये OR डैश कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला है, एस्टर का। तो इस प्रकार से एस्टर बनता है और फलों जैसी गंध आती है इस अभिक्रिया में, जो कि एस्टर की गंध होती है, एस्टर की खुशबू होती है हम कह सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एस्टर का निर्माण हो गया, तो ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं एस्टरीकरण की क्रियाविधि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्रियाविधि पढ़नी है कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस की तो उसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपने जो H2SO4 लिया है वो H+ और SO4-1 में टूट जाएगा। तो पहला स्टेप तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना जाना चाहिए कि अभिक्रिया अनेक पदों में होती है। पहला पद जो है, जो भी आपने H2SO4 यूज़ किया है, आपने H2SO4 यूज़ किया है तो वो H+ में और HSO4- में टूट जाएगा। अब ये H+ जो निकला आपका प्रोटोन, ये क्या करेगा, ये आपके पास यहाँ पर एसिड है, ठीक है। तो एसिड पे जाकर के ये अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर भी प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आप ये H+ है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जिस आप देख सकते, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर के अनुनाद के कारण, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जा करके यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको दिखेगा आर सी के बाद में इधर भी ओ एच और इधर भी ओ एच, ठीक है। तो ये बन गया आपका आर पे सी पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर ओ एच और ओ एच बन गया। समझ गया आपको। अब आप देखिए आपके पास और भी एसिड के साथ में कौन प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्कोहल का क्या रोल रहेगा यहाँ पर, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल के ओ के पास क्या है, देखो लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा आप सिंपल समझ सकते हैं, ये आर सी, ठीक है, ओ एच है। और इस कार्बन पे आकर ये कौन लग गया, वो ओ लग गया, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, इसलिए इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज, और आर ओ एच, ये आर ओ एच एल्कोहल आके कार्बन में जुड़ गया। आप इसको इधर भी जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने इधर जोड़ दिया, पर ओ पे पॉजिटिव क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बंद कार्बन नहीं बना रहा है, ये बंद ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन के साथ में बना रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारे पास यो क्रियाकारक है, इसमें क्या क्रिया होगी, तो ये आपका ओ एच एज इट इज़ है, आर सी ओ एच है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणी जो एलिमेंट है या तत्व है, उसके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज होगा तो ये स्थायी रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज को कम करना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, जो सबसे कमज़ोर बंद होगा इसके साथ हाइड्रोजन का, उससे ये ले लेगा। तो सपोज ये यहाँ से क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो आप देख सकते हैं एच यहाँ से निकल जाएगा, ये बंद टूट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ओ आर बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही हुआ, आर सी ओ एच पहले था, ये भी था, अब यहाँ से एच चला गया और ओ आर बच गया। और ऑक्सीजन देखो आप इलेक्ट्रॉन लेकर के अब प्लस चार्ज हट गया और न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से एच प्लस इसने रिलीज कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अब आपके पास ये बना हुआ है और ये एच प्लस है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये एच प्लस है और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या है, इधर देखो या इधर देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज अधिक चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इस लोन पेयर ने इसको अट्रैक्ट किया और ये यहाँ आके जुड़ गया। तो यहाँ पर बन गया आपका एक H2O बन गया, ठीक है, या H2 बोल सकते हो आप। और इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया, ये OR हो गया। अब देख सकते हैं हम कि अभी ऑक्सीजन के पास क्या हुआ कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो इस H को लाना था, इसलिए बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड H के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया इसको। इस बंद बनाने में पूरा जो पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीजन ने किया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज जो है वो स्टेबल कभी नहीं होता है। अब ये यहाँ से बंद तोड़ेगा, सिंगल बंद जो है इसको तोड़ेगा, और इस बंद को तोड़ेगा तो यहाँ से आप देखो H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ और आर। अब ठीक है, अब हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अब ये H प्लस कहाँ गया, तो सिंपल सी बात है, ये भी अब जब यहाँ से बॉन्ड टूटा तो कार्बन को अपनी वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा इधर, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ये H प्लस निकल जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं H प्लस निकल गया, और उसके साथ में आपका ये पूरा एस्टर बन गया। और ये जो H प्लस था ये फिर से HSO4 सब मिल करके H2SO4 बना लेगा। इस तरह से H2SO4 जैसे हमने यूज़ किया था वैसे हमको मिल गया, प्लस वाटर मिल गया और प्लस एस्टर मिल गया। ये पूरी अभिक्रिया जो है कुल मिला के 7 पदों में संपन्न हो रही है, और बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आई होप, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने की डिटेल में, तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। नहीं आता देन यू कैन आस्क टू मी एनी क्वेश्चन, ओके। तो उसके बाद हम देख सकते हैं आर सी ओ एच की अभिक्रिया हम NH3 से करवाते हैं, तो क्या बनता है, जब भी आर सी ओ एच की अभिक्रिया कराओगे तो ये H और ये NH3 मिलकर क्या बना देगा, NH4 बना देगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो और ये जो होता है आपका, पहली बात ये प्रोटॉन है H, और NH3 बेस होता है, तो ये प्रोटॉन को चाहेगा, तो ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा RCONH4, ठीक है। उच्च ताप पर अभिक्रिया कराओगे तो जल का अणु निकलेगा, जल का अणु निकलेगा, तो आप देख सकते हो कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा भाई, एच यहाँ से निकलेगा, एच यहाँ पर है, ठीक है, दो एच यहाँ से निकल जाएंगे, एक ओ यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, RCONH2, जिसको हम अमाइड बोलते हैं। तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड ना, अमाइड बन गया RCONH2। इसके अभिक्रिया P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो यहाँ पर बन जाएगा RCN, ठीक है, P2O5 H2 निकलेगा, H2 कैसे निकलेगा, H2 यहाँ से और O यहाँ से निकल गया, तो R बचा, C बचा और N बचा, तो ये बन गया साइनाइड। तो ये ध्यान रखना है आपको, साइनाइड बनाने की अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अमोनिया से करवाओगे तो साइनाइड बना सकते हो आप, ठीक है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो CH3COS की अमोनिया से कराई, तो ये पहले NH4 में कन्वर्ट हुआ, फिर जल का अणु निकला तो एमाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर इसको आपने हीट किया तो H2 निकला, तो ये मेथिल साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही बेंजोइक अम्ल था, तो ये अमोनियम बेंजोइड बन गया, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह थैलिक अम्ल लेते हैं, तो दो अमोनिया से करवानी पड़ेगी, तो दोनों तरफ NH4 बनेगा, यहाँ से 2H2 निकाल दोगे तो थैलेमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। MID बन रहा है, जनरली क्या हो रहा है, एसिड से क्या बन रहा है, ये
अमोनियम बन रहा है, अमोनियम बेंजोइट या जो भी है, अमोनियम जाके उससे जुड़ रहा है, उसके बाद में थैलेमाइड बन रहा है, ठीक है, यानी अमाइड बन रहा है, और सिंपल बोले तो अमाइड बन रहा है। अमाइड को जो प्रबल ताप पे अपन हीट करते हैं तो यहाँ से अब H2O नहीं निकलेगा, क्योंकि H2O नहीं निकल सकता, इसके पास क्या निकलेगा, अब अमोनिया निकलेगा। तो NH2 और एक तरफ से H निकल जाएगा, तो जहाँ NH बचेगा वो ये जुड़ गया तो C डबल बॉन्ड हो, NH2 पूरा निकल गया, बचा क्या C डबल बॉन्ड हो, वो किससे जुड़ गया, इस H निकल गया तो H बचा हुआ NH, तो ये NH से जुड़ गया और C डबल बॉन्ड हो, ये बन गया थैलीमाइड। तो इस अभिक्रिया का कुछ नाम भी है ना, हम बोल सकते हैं इसको कि थैलीमाइड का संश्लेषण है ना, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण बोल सकते हैं ना। तो ये थैलेमाइड का संश्लेषण है, सॉरी, ये अमोनिया से अभिक्रिया करवाने, इसके अंदर कभी भी हमने RX को यूज़ नहीं किया है, तो हम उसको सिर्फ यही कहेंगे थैलेमाइड का संश्लेषण है ये। ओके, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या करना है, थैलिक अम्ल लेना है। थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे बनाओगे, तो ऐसे बनाएंगे, थैलिक अम्ल अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा आपका, दोनों समूह पे अमोनियम जाके जुड़ जाएगा, देन उससे थैलेमाइड बनेगा, थैलेमाइड से थैलीमाइड बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप, थैलीमाइड है ये, और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिखेंगे थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो C डबल बॉन्ड O बंध की अभिक्रिया है। तो C डबल बॉन्ड में क्या अभिक्रिया होगी, देख सकते हैं, पहली अभिक्रिया है हमारी LiAlH4, ये जो है हमारा LiAlH4, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको B2H6 से अभिक्रिया कराएंगे, डाइबोरोन से अभिक्रिया कराएंगे। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका है RCOH, और LiLH4 क्या करता है, सिंपल सी बात है, 4H देगा, यानी कि इसका क्या कर देगा, रिडक्शन यानी कि अपचयन कर देगा। तो जब ये LiLH4 इसका अपचयन करेगा तो आप देख सकते हो यहाँ से एक O बॉन्ड टूटेगा, 4 हाइड्रोजन देगा, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, जल का अणु बना देगा, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका RCH2OH, यानी कि ये प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड तो टूट गया, तो जो ऑक्सीजन था वो 2 हाइड्रोजन के साथ निकल के H2 बना दिया, और जो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे वो यहाँ कार्बन पे जुड़ गए, इसकी भी तो वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड टूटा है तो 2 बॉन्ड जोड़ने पड़ेंगे, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन की नीड होगी 2 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये बन जाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो कन्वर्जन में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, है ना, कि इसको आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना प्राथमिक, तो आप कैसे करोगे, अपचयन करके, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर लाल फास्फोरस से अभिक्रिया करवाते हैं, तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 6HI से अभिक्रिया कराते हैं, तो 6HI भी क्या करेगा, अपचयन ही करेगा, अपचयन करेगा तो OH के साथ में वो क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, और जो आपका I लिया हुआ है, I क्या करेगा, 3I2 में कन्वर्ट होगा, 6I है आपके पास, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3I2 में, बचे हुए 2 हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करके RCH3 यानी कि एल्केन बना लेंगे। तो दीज 2 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक अल्कोहल बनाना, और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाना, दोनों ये अभिक्रिया आपको अच्छे से पढ़नी है और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डी जो है बेटा, वो है हमारी, डी जो है बेटा वो COOH, यानी कि हम कह सकते हैं COOH समूह संबंधी अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया जो है हमारी वो सोडा लाइम से है, और सोडा लाइम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें 2 वर्ड मिले हुए हैं, एक सोडा और एक लाइम। सोडा हम जानते हैं क्या होता है, कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, NaOH होता है। इस तरह लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है CaO, यानी कि इन दोनों को हमको यूज़ करना है किस अनुपात में, 3:1 में। NaOH और CO को 3:1 में यूज़ करेंगे और उसके साथ हीट करेंगे, तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, CO2 निकलेगी। इसको बोलते हैं सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया क्या है, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण ये बोलते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब यहाँ से क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण मतलब जो CO2 गैस है वो निकलती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब RCONA को NaOH और CO के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन, एक कार्बन वाला कम एल्केन बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अभिक्रिया है आपकी ये वाली, सॉरी, RCONA और NaOH के साथ में इसको हीट किया, NaOH और CO के साथ में हीट किया, तो इसमें से ये तो निकालेगा CO2, यहाँ से CO2 निकाल देगा, और 2 Na है तो ये Na2CO3 भी बना देगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ से एक्चुअली हमको क्या मिल जाएगा, एक तो R मिल जाएगा, एक यहाँ से H मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्केन प्लस Na2CO3। ठीक है, तो CO2 को निकाल रहा है तो विकार्बोक्सिलेशन कह रहे हैं, और Na2CO3 बना रहा है। ठीक है, कैसे बना आप देख सकते हो, ये Na और ये CO2, एक O यहाँ से, तो बचा क्या, इधर से H बचा हुआ है, इधर से R बचा हुआ है, ये बन गया, और प्लस क्या बन गया, Na2CO3। सबको समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, आपको जब भी किसी अभिक्रिया में NaOH प्लस CaO दिख जाए तो ध्यान रखना विकार्बोक्सिलीकरण होगा, मतलब यहाँ से कहेंगे CO2 निकलेगी, वो किस फॉर्म में निकलेगी, तो Na2CO3 की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, उसके बाद है जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम विकार्बोक्सिलीकरण है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं जलीय विलयन, मतलब जलीय विलयन बनाएंगे उसका, और उसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और उसका क्या कर देंगे, विद्युत अपघटन कर देंगे, बैटरी से जोड़ के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो वहाँ पर हमें भिन्न भिन्न उत्पाद मिलेंगे।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण अभिक्रिया। 11वीं क्लास में आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी, कोल्बे विद्युत अपघटन संश्लेषण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी 11th में है, ये भी 11th में है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कैसे होती है। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया RCOONA, मतलब सोडियम सोल्ट ले लिया एसिड का, RCONA, या के भी ले सकते हैं, Na भी ले सकते हैं, प्लस जल में इसको विलय किया तो ये H, ठीक है, ये CO ये CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से HH निकल रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर विद्युतीकरण कराने पर एक तो बन जाएगा RR, मतलब ये R, एक सेकेंड, ये R इस R से कनेक्ट हो गया तो ये RR हो गया, ठीक है। उसके बाद में CO2 तो 2CO2 बन गया, और आपके पास बन जाएगा 2Na और OH। ये देखो ये Na है, ये OH है, Na और ये OH, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास बन जाएगा 2, या फिर 2KOH बन सकता है, प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे आपके पास, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपके पास उत्पाद क्या क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, RR यानी उच्च एल्केन बनेगा। आपने एक लिया था तो आपको डबल मिल रहा है दोनों के जुड़ करके, है ना। तो उच्च एल्केन मिलेगा आपको, 4 लिया तो 8 मिल जाएगा, फिर 2CO2 मिल जाएगी, NaOH मिल जाएगा, या फिर KOH मिल जाएगा, या फिर हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया को बार बार लिखना है, इनको रिवाइज करना है, माइंड में दोहराना है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, और स्पेशली नेम रिएक्शन तो कभी नहीं बोलनी है। फिर हम देखते हैं बेटा हुंसडीकरण अभिक्रिया। हुंसडीकरण अभिक्रिया बहुत ईजी है, आपको इसमें आपको सिल्वर सोल्ट लेना पड़ेगा। जैसे ये आपका होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस H को हटा के यहाँ Ag लिख दो तो हो जाएगा सिल्वर सोल्ट, है ना। क्यों सिल्वर सोल्ट बोल रहे हैं, बिकॉज RCOO माइनस और Ag प्लस, ऐसे ही होगा। तो प्लस माइनस दोनों चार्ज है, सॉल्ट है, और RCO माइनस और Ag, मतलब एसिड और बेस से बने हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, RCO Ag हो गया, इसकी Br2 से अभिक्रिया करा दोगे तो एक Br Ag के साथ निकल जाएगा, AgBr बन जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा तो CO2 वगैरह RBr बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वे में समझा दूँ अगर इसको, तो हुंसडीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो RCOOAg अपन ऐसे लिख दिया, RCOAg प्लस अभिक्रिया किससे करा रहे हैं अपन, Br2 से करवा रहे हैं, तो ये Br लिख दिया मैंने यहाँ पर, और एक Br यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तो बन जाएगा AgBr, एक बन जाएगा आपका RBr, और एक बन जाएगा CO2। इस प्रकार ये आपका एल्किल ब्रोमाइड बनाने की क्रियाविधि है, अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है हुंसडीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में X2 से जो क्रिया यानी कि हैलोजनीकरण होता है वो पढ़ना है। और ये जो 2 टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो 27 मिनट का वीडियो हो चुका है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो अभिक्रिया हैं ये दोनों समझा देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।